नमस्कार दोस्तों, NISM सीरीज यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो एवरीवन। तो आज हम एक बहुत ही खास डीप डाइव करने वाले हैं NISM सीरीज 15 के चैप्टर 9। कॉर्पोरेट एक्शंस। एकदम सही, कॉर्पोरेट एक्शन से हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में बार-बार आते हैं। ये प्योरली एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। और ये चैप्टर ना काफी टेक्निकल होता है, तो आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को रटेंगे नहीं, बल्कि मैं इनके पीछे का पूरा लॉजिक समझाती चलूंगी। वैसे ये 20 क्वेश्चंस तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे ही, लेकिन मतलब प्रैक्टिस के लिए और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे ना? हाँ बिल्कुल, इसलिए nismseries.com पे जाओ। वहाँ हर चैप्टर के लिए चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हैं और आप अनलिमिटेड टाइम्स प्रैक्टिस कर सकते हो। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है NISM सीरीज एग्जाम्स प्रिपरेशन के लिए। तो चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। चलिए, तो फॉर्मेट ये रहेगा कि मैं हर क्वेश्चन और उसके चारों ऑप्शंस को एग्जैक्टली वैसे इंग्लिश में पढ़ूंगा जैसे वो एक्चुअल एग्जाम में आते हैं। फिर मैं उसका हिंदी में मतलब समझाऊंगा। और मैं उसका सही आंसर बताऊंगी और लॉजिक भी समझाऊंगी कि बाकी ऑप्शंस गलत क्यों हैं। परफेक्ट। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन 1, इफ अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स पार्ट ऑफ इट्स पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स टू शेयर होल्डर्स, व्हाट इज इट कॉल्ड? हम्म ऑप्शंस हैं ए राइट्स इशू, बी डिविडेंड, सी बोनस इशू या डी स्टॉक स्प्लिट। इसका मतलब है कि अगर कंपनी अपना टैक्स भरने के बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको शेयर होल्डर्स में बांट रही है तो इसको क्या कहते हैं? तो सही आंसर क्या होगा इसका? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, डिविडेंड। क्योंकि जब कोई कंपनी अपना सारा टैक्स पे कर देती है तो जो पोस्ट टैक्स प्रॉफिट बचता है ना, वो लीगली शेयर होल्डर्स का ही पैसा होता है। अच्छा। हाँ, और जब कंपनी उस प्रॉफिट का हिस्सा बांटती है तो उसे डिविडेंड डिक्लेयर करना कहते हैं। अब बाकी ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन ए राइट्स इशू एक तरीका है नए फंड्स जुटाने का। ऑप्शन सी बोनस इशू में भी कैश प्रॉफिट नहीं बांटा जाता। और स्टॉक स्प्लिट तो सिर्फ शेयर्स को तोड़ने का काम करता है। प्रॉफिट का सीधा कनेक्शन सिर्फ डिविडेंड से है। क्लियर है ना? हाँ, समझ आ गया। मतलब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल्स डिविडेंड। बिल्कुल। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन 2, विद इन हाउ मेनी डेज मस्ट अ डिविडेंड बी पेड आफ्टर इट्स डिक्लेरेशन? ऑप्शंस हैं ए 15 डेज, बी 45 डेज, सी 30 डेज, डी 60 डेज। इसका मतलब है कि डिविडेंड डिक्लेयर होने के कितने दिनों के अंदर उसे पे करना जरूरी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 डेज। जिस दिन कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है उसके ठीक 30 दिनों के भीतर पैसा शेयर होल्डर्स के अकाउंट में चला जाना चाहिए। 30 दिन? हाँ। ठीक है। और यहाँ ना एक एग्जाम टिप देना चाहूंगी। स्टूडेंट्स यहाँ बहुत कंफ्यूज होते हैं 15 दिन और 30 दिन वाले ऑप्शंस के बीच। याद रखिए, 15 दिन का रूल आगे आएगा किसी और चीज के लिए, पर डिविडेंड पेमेंट के लिए स्ट्रिक्टली 30 दिन का टाइमलाइन होता है। ये टिप बहुत काम आएगी। अब क्वेश्चन नंबर 3, सेबी मैंडेटेड लिस्टेड कंपनीज टू डिक्लेयर डिविडेंड्स इन विच फॉर्मेट? ऑप्शंस हैं ए एज अ परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, बी इन रुपी टर्म्स ऑन पर शेयर बेसिस, सी एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, डी नन ऑफ द अबव। इसका मतलब है कि सेबी का डिविडेंड डिक्लेयर करने का नया नियम क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इन रुपी टर्म्स ऑन पर शेयर बेसिस। मतलब सीधा रुपए में? हाँ, पहले क्या होता था कि कंपनीज फेस वैल्यू के परसेंटेज पर डिविडेंड डिक्लेयर करती थीं। तो अगर 10 रुपए फेस वैल्यू है और 100% डिविडेंड बोला तो लोगों को लगता था कि उनके 500 रुपए के शेयर पर बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा, जबकि मिलते सिर्फ 10 रुपए थे। ओ, तभी इतना कंफ्यूजन होता था। एग्जैक्टली इसी कंफ्यूजन को हटाने के लिए सेबी ने मैंडेट कर दिया कि अब सीधा रुपयों में बात होगी, जैसे 5 रुपए पर शेयर। ये तो बहुत लॉजिकल रूल बनाया सेबी ने। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, टू कैलकुलेट द पे आउट रेशियो, डिविडेंड पर शेयर इज डिवाइडेड बाय व्हाट? ऑप्शंस हैं ए मार्केट प्राइस, बी बुक वैल्यू, सी फेस वैल्यू या डी अर्निंग्स पर शेयर। मतलब पे आउट रेशियो का फॉर्मूला पूछ रहे हैं यहाँ। सही आंसर है ऑप्शन डी, अर्निंग्स पर शेयर, जिसे हम ईपीएस भी कहते हैं। देखिए, पे आउट रेशियो का मतलब ही यही है कि कंपनी ने जो कमाया उसमें से कितना हिस्सा बांट दिया। अच्छा। तो अगर कमाई यानी अर्निंग्स एक शेयर पर 10 रुपए हुई और कंपनी ने 2 रुपए का डिविडेंड दिया, तो आप 2 को 10 से डिवाइड करेंगे। तो 20% पे आउट रेशियो आ गया। बिल्कुल सही। बाकी ऑप्शंस जैसे मार्केट प्राइस से डिवाइड करेंगे तो वो डिविडेंड यील्ड बन जाएगा, पे आउट रेशियो नहीं। समझ गया, पे आउट मतलब अर्निंग्स में से कितना पे किया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कॉर्पोरेट एक्शन इन्वॉल्व्स इशूइंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एट अ डिस्काउंट? ऑप्शंस हैं ए पब्लिक इशू, बी राइट्स इशू, सी बोनस इशू, डी प्राइवेट प्लेसमेंट। इसका मतलब है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को डिस्काउंट पर नए शेयर्स देने वाले कॉर्पोरेट एक्शन को क्या कहते हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, राइट्स इशू। कंपनी का लॉजिक यहाँ ये होता है कि जो लोग पहले से ही हमारे मालिक हैं यानी शेयर होल्डर्स हैं, उन्हें शेयर होल्डिंग मेंटेन रखने का पहला हक यानी राइट मिलना चाहिए। इसलिए उन्हें मार्केट प्राइस से थोड़े डिस्काउंट पर ऑफर दिया जाता है। और ऑप्शन सी बोनस इशू गलत क्यों है यहाँ? क्योंकि बोनस इशू में शेयर्स फ्री में मिलते हैं, डिस्काउंट पर नहीं। समझ गया।
अब इस राइट्स इशू से ही जुड़ा हुआ है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, व्हाट डज रिनंसिएशन ऑफ राइट्स मीन? ऑप्शंस हैं ए, रिफ्यूजिंग द डिविडेंड, बी, ट्रांसफरिंग राइट्स एंटाइटलमेंट टू अनदर पर्सन, सी, सरेंडरिंग शेयर्स टू द कंपनी, डी, कैंसलिंग द राइट्स इशू। मतलब रिनंसिएशन ऑफ राइट्स का असल में क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी सही है यहाँ, ट्रांसफरिंग राइट्स एंटाइटलमेंट टू अनदर पर्सन। मतलब अपना हक किसी और को दे देना। हाँ, मान लीजिए आपको कंपनी से सस्ते में शेयर्स खरीदने का राइट मिला है, पर आपके पास अभी इन्वेस्ट करने के लिए पैसे नहीं हैं। तो आप उस शेयर को नहीं, बल्कि उस शेयर को खरीदने के अपने हक को मार्केट में किसी और इंसान को बेच सकते हैं। इसे ही रिनंसिएशन कहते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है। राइट्स को भी ट्रेड किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी से रिलेटेड है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन पीरियड फॉर अ राइट्स इशू इज, ऑप्शंस है ए 7 डेज, बी 10 डेज, सी 15 डेज या डी 30 डेज। मतलब राइट्स इशू कम से कम कितने दिन खुला रहना चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी 15 डेज। मैं पहले बता रही थी ना कि स्टूडेंट्स 15 और 30 में कंफ्यूज होते हैं। हाँ, डिविडेंड में 30 डेज थे। एग्जैक्टली। डिविडेंड पेमेंट के लिए 30 दिन और राइट्स इशू को ओपन रखने के लिए कम से कम 15 दिन जरूरी है, ताकि शेयर होल्डर्स आराम से ड्राफ्ट लेटर ऑफ ऑफर पढ़कर अपना डिसीजन ले सकें। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8। बोनस इशू इन्वॉल्व्स कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट? ऑप्शंस हैं ए फिक्स्ड एसेट्स, बी शेयर कैपिटल, सी रिजर्व्स, डी डेट। मतलब बोनस इशू में किस चीज का कैपिटलाइजेशन होता है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, रिजर्व्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकल पॉइंट है। हर कंपनी अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा रिजर्व्स में बचाकर रखती है। राइट। जब कंपनी बोनस इशू लाती है ना, तो वो बाहर से कोई नया पैसा नहीं मंगवाती। वो बस अपनी बैलेंस शीट में उन रिजर्व्स को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देती है। इसी अकाउंटिंग एंट्री को रिजर्व्स का कैपिटलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, मतलब पुराना बचा हुआ पैसा ही कैपिटल बन जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट टू शेयर होल्डर्स फॉर रिसीविंग बोनस शेयर्स? ऑप्शंस हैं ए फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, बी मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, सी निल, डी डिस्काउंटेड प्राइस। इसका मतलब शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स के लिए कितना पैसा देना होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, निल, यानी शून्य। शेयर होल्डर्स को अपनी जेब से एक भी पैसा नहीं देना पड़ता। लेकिन यहाँ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत जरूरी बात ऐड करना चाहूंगी। क्या? भले ही कॉस्ट निल है, पर इन बोनस शेयर्स से शेयर होल्डर्स को कोई रियल इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता, क्योंकि जब बोनस शेयर्स आते हैं तो मार्केट में शेयर्स की टोटल संख्या बढ़ जाती है, जिसके कारण ईपीएस और बुक वैल्यू पर शेयर उसी अनुपात में गिर जाते हैं। तो ओवरऑल वैल्यू वही की वही रहती है। ये काफी डीप पॉइंट है। आगे इस पर एक और क्वेश्चन आएगा। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 10। व्हिच कॉर्पोरेट एक्शन रिड्यूसेस द फेस वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर्स? ऑप्शंस हैं ए बोनस इशू, बी स्टॉक स्प्लिट, सी शेयर कंसोलिडेशन, डी राइट्स इशू। मतलब वो कौन सा एक्शन है जिससे फेस वैल्यू कम हो जाती है? सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टॉक स्प्लिट। जब एक शेयर को स्प्लिट किया जाता है यानी तोड़ा जाता है, तो शेयर्स की क्वांटिटी बढ़ जाती है, पर हर शेयर की फेस वैल्यू घट जाती है। जैसे 10 रुपए का एक शेयर 5 रुपए के 2 शेयर्स में बांट देना। एग्जैक्टली। और ऑप्शन सी, शेयर कंसोलिडेशन, इसका ठीक उल्टा होता है, जहां फेस वैल्यू बढ़ती है। समझ आ गया। वैसे 10 क्वेश्चंस हो गए, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। हाँ, और ये भी बता दूं कि अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ ये 20 क्वेश्चंस काफी हैं, तो गलत है। प्रैक्टिस और भी चाहिए। nismseries.com पे hundreds of questions हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर मॉक टेस्ट के साथ। अनलिमिटेड प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ। चलो रिमेनिंग 10 क्वेश्चंस करते हैं। बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन 11, व्हाट इज द इकोनॉमिक बेनिफिट टू शेयर होल्डर्स फ्रॉम अ स्टॉक स्प्लिट और बोनस इशू अलोन? ऑप्शंस हैं ए इंक्रीज इन टोटल वेल्थ, बी गारंटीड हायर डिविडेंड्स, सी नो इकोनॉमिक बेनिफिट, डी इंक्रीज इन फेस वैल्यू। मतलब इन एक्शन से शेयर होल्डर्स को क्या आर्थिक फायदा होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी नो इकोनॉमिक बेनिफिट, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। पर इसको थोड़ा और आसान भाषा में समझाइए ना, क्योंकि लोगों को लगता है फ्री शेयर्स मिल गए तो वेल्थ बढ़ गई। देखिए, इसको एक पिज्जा के एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ओके। मान लीजिए आपके पास एक पिज्जा है जो 4 टुकड़ों में कटा है। अब अगर मैं उसी पिज्जा को 8 टुकड़ों में काट दूं, तो क्या पिज्जा का साइज बढ़ गया? नहीं, पिज्जा तो उतना ही रहा। बस यही लॉजिक है। स्टॉक स्प्लिट या बोनस इशू में आपके शेयर्स के टुकड़े ज्यादा हो जाते हैं, पर कंपनी की टोटल वैल्यू उतनी ही रहती है। तो पर शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली एडजस्ट होके आधा हो जाता है अगर रेशियो 1:1 है। इससे सिर्फ लिक्विडिटी बढ़ती है और इन्वेस्टर्स की साइकोलॉजी पर असर पड़ता है, असली वेल्थ नहीं बढ़ती। अरे वाह, पिज्जा एग्जांपल से तो एकदम क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन 12, इन अ मर्जर व्हाट हैपेंस टू द टारगेट कंपनी? ऑप्शंस हैं ए इट बिकम्स अ सब्सिडियरी, बी इट इज अब्सॉर्ब्ड एंड सीसेस टू एग्जिस्ट, सी इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली, डी इट टेक्स ओवर द एक्वायरिंग कंपनी। इसका मतलब है कि मर्जर में जो टारगेट कंपनी होती है उसका क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इट इज अब्सॉर्ब्ड एंड सीसेस टू एग्जिस्ट। सीजेस टू एग्जिस्ट मतलब पूरी तरह खत्म? हाँ,
मर्जर में दो कंपनीज होती हैं, एक अक्वायरिंग कंपनी जो खरीद रही है और एक टारगेट कंपनी जिसे खरीदा जा रहा है। ठीक है। मर्जर पूरा होने के बाद टारगेट कंपनी का अपना कानूनी वजूद खत्म हो जाता है। वो सब्सिडियरी बनकर नहीं रहती, बल्कि अक्वायरिंग कंपनी में पूरी तरह घुल जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ये ज्यादातर सिनर्जी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। सिनर्जी, राइट। चलिए क्वेश्चन 13 पे आते हैं। क्वेश्चन 13, व्हेन अ कंपनी कार्व्स आउट वन ऑफ इट्स बिजनेसेस इनटू अ सेपरेट कंपनी, व्हाट इज इट कॉल्ड? ऑप्शंस हैं ए मर्जर, बी एक्विजिशन, सी स्पिन ऑफ स्लैश डीमर्जर, डी कंसोलिडेशन। मतलब जब कंपनी अपने ही किसी एक बिजनेस को अलग करके एक नई कंपनी बना दे तो उसे क्या कहेंगे? सही आंसर है ऑप्शन सी, स्पिन ऑफ या डीमर्जर। ये मर्जर का बिल्कुल उल्टा प्रोसेस है। अच्छा। हाँ, जब मैनेजमेंट को लगता है कि उनका कोई एक स्पेसिफिक डिवीजन अलग से ज्यादा अच्छी ग्रोथ दिखा सकता है, तो वो उसको कार्व आउट करके एक इंडिपेंडेंट कंपनी बना देते हैं। और इसमें जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको नई कंपनी के शेयर्स भी मिल जाते हैं। ये तो इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा लग रहा है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर, जो बायबैक से रिलेटेड है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ अ शेयर बायबैक ऑन द कंपनीज शेयर कैपिटल? ऑप्शंस हैं ए इंक्रीज, बी नो चेंज, सी रिडक्शन, डी डिपेंड्स ऑन द मार्केट प्राइस। मतलब शेयर्स के बायबैक से शेयर कैपिटल पर क्या असर पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रिडक्शन। देखिए, बायबैक में क्या होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स मार्केट से वापस खरीद लेती है। हाँ, ओपन मार्केट से। और खरीदने के बाद उन शेयर्स को हमेशा के लिए एक्सटिंग्विश कर देती है, यानी नष्ट कर देती है। तो जब शेयर्स ही कम हो गए तो टोटल शेयर कैपिटल में तो रिडक्शन आएगा ही ना। एकदम लॉजिकल। अब इसका ईपीएस पर क्या असर पड़ता है वो अगले क्वेश्चन में है। क्वेश्चन 15, assuming earnings remain constant, what happens to the earnings per share after a buyback? Options हैं A decreases, B remains constant, C increases, D becomes zero. मतलब अगर कंपनी की कमाई उतनी ही रहे तो बायबैक के बाद ईपीएस का क्या होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, इंक्रीजेस। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे जरूरी लॉजिक में से एक है। इसका मैथ समझाइए थोड़ा। बिल्कुल। ईपीएस हम निकालते कैसे हैं? टोटल अर्निंग्स को टोटल शेयर से डिवाइड करके, राइट? हाँ, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है। अब सोचो, कंपनी 100 रुपए कमा रही है और मार्केट में उसके 10 शेयर्स हैं, तो ईपीएस कितना हुआ? 100 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 10 रुपए। सही। अब कंपनी ने बायबैक किया और मार्केट से 2 शेयर्स खरीदकर एक्सटिंग्विश कर दिए। तो अब 8 शेयर्स बचे। एग्जैक्टली। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि अर्निंग्स कांस्टेंट है, तो कमाई अभी भी 100 रुपए ही है। तो अब आप नया ईपीएस निकालिए, 100 रुपए डिवाइडेड बाय 8 शेयर्स। ओह, तो ईपीएस हो गया 12 रुपए 50 पैसे। बिल्कुल सही। यानी कंपनी ने बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं कमाया, सिर्फ शेयर्स की सप्लाई कम कर दी और उससे बचे हुए शेयर होल्डर्स की पर शेयर कमाई यानी ईपीएस बढ़ गई। ये लॉजिक सच्चे में बहुत बढ़िया है। सप्लाई कम करो, वैल्यू बढ़ाओ। चलिए अब डीलिस्टिंग वाले सेक्शन में आते हैं। क्वेश्चन 16, फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग व्हाट शुड बी द मिनिमम प्रोमोटर होल्डिंग पोस्ट एक्विजिशन? ऑप्शंस हैं ए 50%, बी 75%, सी 90%, डी 100%। इसका मतलब है कि अगर कंपनी अपनी मर्जी से डीलिस्ट होना चाहती है तो प्रोमोटर्स के पास कम से कम कितने % शेयर्स होने चाहिए? सही आंसर है ऑप्शन सी, 90%। प्रोमोटर्स रातों रात कंपनी को बंद या डीलिस्ट नहीं कर सकते। उन्हें मार्केट से उतने शेयर्स वापस खरीदने पड़ते हैं जिससे उनकी टोटल होल्डिंग 90% तक पहुंच जाए। मतलब पब्लिक का लगभग सारा हिस्सा लेना पड़ेगा। हाँ, और रूल्स ये भी कहते हैं कि इस प्रोसेस में कम से कम 25% पब्लिक शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है। सिर्फ 75% या 50% होल्डिंग पर वॉलंटरी डीलिस्टिंग अलाउ नहीं होती। ठीक है, तो अब प्रोमोटर्स ये शेयर्स खरीदते कैसे हैं, इस पर क्वेश्चन 17 है। थ्रू विच प्रोसेस डू प्रोमोटर्स एक्वायर शेयर्स फॉर वॉलंटरी डीलिस्टिंग? ऑप्शंस हैं ए डायरेक्ट मार्केट परचेज, बी रिवर्स बुक बिल्डिंग, सी राइट्स इशू, डी ब्लॉक डील। मतलब डीलिस्टिंग में प्रोमोटर्स किस प्रोसेस से बिड्स मंगवाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, रिवर्स बुक बिल्डिंग। रिवर्स बुक बिल्डिंग, ये आईपीओ जैसा कुछ है क्या? हाँ, एक्चुअली आईपीओ की बुक बिल्डिंग का ठीक उल्टा है। आईपीओ में कंपनी शेयर्स बेचती है और पब्लिक बिड्स लगाती है कि हम किस दाम पर खरीदेंगे। डीलिस्टिंग में प्रोमोटर्स पब्लिक से शेयर्स वापस मांग रहे हैं, तो यहाँ शेयर होल्डर्स बिड्स लगाते हैं कि हम अपने शेयर्स आपको किस दाम पर वापस बेचेंगे। इसलिए इसे रिवर्स बुक बिल्डिंग कहते हैं। सही है, पब्लिक अपना दाम खुद बताती है। अब क्वेश्चन नंबर 18, इफ अ कंपनी इज कंपल्सरीली डीलिस्टेड फॉर हाउ मेनी इयर्स कैन इट नॉट सीक रीलिस्टिंग? ऑप्शंस हैं ए 2 इयर्स, बी 5 इयर्स, सी 10 इयर्स, डी लाइफ टाइम। मतलब अगर एक्सचेंज ने सजा के तौर पर कंपनी को डीलिस्ट कर दिया तो उसे वापस रीलिस्ट होने के लिए कितने साल इंतजार करना पड़ता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, 10 इयर्स।
यानी पूरे 10 साल। बाप रे, 10 साल। हाँ, सजा बड़ी है। यहाँ स्टूडेंट्स को मैं वार्न करना चाहूंगी, एग्जाम में 2 सिनेरियोज आते हैं। अगर कंपनी अपनी मर्जी से बाहर गई थी यानी वॉलंटरी डीलिस्टिंग थी, तो उसे वापस आने के लिए सिर्फ 5 साल वेट करना पड़ता है। अच्छा। पर अगर रूल्स तोड़ने की वजह से एक्सचेंज ने कंपल्सरी डीलिस्टिंग की है, तब उन्हें रीलिस्टिंग के लिए 10 साल का बैन झेलना पड़ता है। इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। वॉलंटरी में 5 और कंपल्सरी में 10 साल। क्लियर। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 19। व्हाट इज द रेट ऑफ TDS एप्लीकेबल ऑन डिविडेंड पेमेंट्स एक्सीडिंग ₹5,000 इन अ फाइनेंशियल ईयर? ऑप्शंस है A 5%, B 10%, C 15%, D 20%। मतलब 5,000 रुपए से ज्यादा के डिविडेंड पर कितना TDS कटता है? सही आंसर है ऑप्शन बी 10%। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 194 के मुताबिक अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका टोटल डिविडेंड किसी एक कंपनी से 5,000 रुपए क्रॉस करता है, तो कंपनी आगे का पेमेंट करने से पहले ही आपका 10% TDS काट लेगी। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन पर, क्वेश्चन 20। What is it called when a company uses its own shares instead of cash to acquire another business? Options हैं A. Share consolidation, B. Open offer, C. Share swap, D. Block deal। इसका मतलब अगर एक बिजनेस खरीदने के लिए नकद देने की जगह अपनी ही कंपनी के शेयर्स दे दिए जाएं तो उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, शेयर स्वैप। बहुत बार कंपनीज कैश रिजर्व्स को बचाकर रखना चाहती हैं, तो वो सामने वाली कंपनी के शेयर होल्डर्स से बोलती हैं कि आप अपने शेयर्स हमें दे दो और बदले में हमारी कंपनी के नए शेयर्स ले लो। यानी शेयर्स को ही करेंसी की तरह यूज कर लिया। बिल्कुल। बस इसमें दोनों कंपनीज का फेयर वैल्यूएशन निकालना बहुत जरूरी होता है, ताकि एक सही स्वैप रेशियो तय किया जा सके। तो ये थे कॉर्पोरेट एक्शंस चैप्टर के 20 सबसे जरूरी क्वेश्चंस। जाते जाते मैं एक छोटी सी चीज पर फोकस करना चाहूंगी। हाँ बताइए। देखिए, हमने सेशन में लॉजिक के साथ समझा कि बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट से इन्वेस्टर को जेन्युइनली कोई आर्थिक फायदा या रियल इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं मिलता। वही पिज्जा वाला एग्जांपल। हाँ, फिर भी क्या आपने सोचा है कि कंपनीज बार बार इन एक्शंस को डिक्लेयर क्यों करती हैं और मार्केट ऐसी न्यूज सुनकर इतना पॉजिटिव रिएक्ट क्यों करता है? ये जो सारी इन्वेस्टर साइकोलॉजी और मार्केट लिक्विडिटी की गेम है ना, इसके बारे में आप लोग खुद से थोड़ा सोचिएगा और एनालाइज कीजिएगा। काफी डिटेल डिस्कशन हुई, पूरा कॉन्सेप्ट और इन डेप्थ लॉजिक सब कवर हो गया। स्टूडेंट्स को डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। हाँ, लेकिन अब एक्शन लेना पड़ेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर तुम्हें और प्रैक्टिस करनी है, जो डेफिनेटली करनी चाहिए, तो nismseries.com पे जाओ। इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है NISM प्रिपरेशन के लिए। सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट, सब कुछ मिलेगा वहां। बिल्कुल। और अगर इस चैप्टर से कोई स्पेसिफिक डाउट है या कोई पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। वील ट्राई टू हेल्प। ऑल द बेस्ट फॉर योर NISM एग्जाम। प्रैक्टिस करते रहो। कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट।